जीवों में जनन 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक, कायिक और लैंगिक। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन या कायिक जनन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके कुछ लाभ और कुछ हानि भी है। पहले देखेंगे कि अलैंगिक जनन या कायिक जनन का जीवों में क्या लाभ होता है। पहला लाभ यह होता है कि इस प्रकार के जनन में जीवों में किसी विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं होता है। तो जब विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं होगा तो किसी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं होगी। एक तो लाभ यह होता है, कोई विशिष्ट संरचना नहीं बनता है। इस तरह से जीवों में कोई अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। दूसरी लाभ इसका यह है कि इस प्रकार के जनन से जो जीव पैदा होते हैं, जो संतति पैदा होती हैं, वो अपने जनक जंतु या पौधे के समान संरचना और आनुवंशिक गुण वाले होते हैं, जिसे हम क्लोन कर सकते हैं। हूबहू अपने पेरेंट से मिलते हैं। तो इस प्रकार से जैसा जनक है वैसा हम पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अलैंगिक जनन का महत्व यह है कि इसमें समय नष्ट नहीं होता है। इसमें कम समय में नए संतति का निर्माण हो जाता है, नई संततियां बन जाती हैं। इस प्रकार समय का बचत होता है। एक बहुत ही बड़ा महत्व यह भी होता है कि इस जनन में केवल एक ही पेरेंट भाग लेते हैं, एक ही जनक भाग लेते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल 2 जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के जनन में निश्चितता अधिक होती है। निश्चितता अधिक होती है का तात्पर्य है कि एक ही अगर पौधा है तो उससे नए पौधे संतति बन सकते हैं। अब उसमें ऐसा नहीं है कि नर और मादा दोनों को रहना आवश्यक है। तो ये एक लाभ मिलता है कि निश्चितता होती है कि वो जनन पौधे कर सकते हैं। एक महत्व यह है कि इस कायिक जनन द्वारा हम मनचाहा पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से इससे वांछित संतति प्राप्त होता है। वांछित संतति प्राप्त होने का तात्पर्य है कि जैसे हम कायिक जनन में एक स्टॉक लेते हैं ग्राफ्टिंग में और एक उससे सियान जोड़ते हैं, कलम करते हैं, तो उसमें किसी वांछित गुण वाला ही पौधे को जोड़ करके हम एक नया पौधा विकसित करते हैं, उसकी संतति विकसित करते हैं, जो जिस प्रकार का गुण आप चाहते हैं वैसा गुण वाला होता है। तो एक महत्व ये है कि इससे वांछित संतति प्राप्त होता है। इसके अलावा ये तो आपके अलैंगिक जनन या कायिक जनन का महत्व है। इससे हानियां भी हैं। तो आपने लाभ देखा कि किस प्रकार से अलैंगिक जनन या कायिक जनन का जीवों में बड़ा महत्व है और ये अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन या कायिक जनन की बहुत सारी कमियां भी हैं। जैसे इसकी क्या कमी है, इससे क्या हानि है। तो पहला हानि तो यह है कि इससे नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है।
नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि केवल एक जनक इसमें भाग लेता है, इसलिए इससे नई जाति की उत्पत्ति की संभावना नहीं होती है। इस जनन द्वारा विभिन्नताएं नहीं विकसित होती हैं। विभिन्नताएं नहीं विकसित होती हैं का तात्पर्य है कि जैसे लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं तो दोनों के गुण आते हैं और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे दोनों के गुण आने और अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो नया संतति पैदा होते हैं उनमें कुछ अपने माता पिता से अलग गुण होते हैं, इसको विभिन्नताएं कहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। तीसरी इसमें कमी यह है कि इस प्रकार के जो जनन होते हैं उससे हम किसी वांछित गुण वाले इस प्रकार के जनन में हम जो संतति पैदा होते हैं उन संतति की जो क्वालिटी है वो बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन यदि वह रोगजनक है या उसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को सुधार नहीं सकते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम देखेंगे। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं। इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, यानी दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर और दूसरी को कहते हैं मादा। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जनक होता है, अर्थात इसमें कोई नर और मादा दो जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा अंतर लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण का मतलब यह है कि नर में नर युग्मक, जिसको कि स्पर्म कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक, जिसको कि अंड कहते हैं, ओवम कहते हैं, का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है वो बहुत बड़ा ये भी अंतर है, वह यह है कि लैंगिक जनन में जब युग्मक का निर्माण होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, और अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बल्कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक जो कोशिका है उससे आधी हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति में अपने जनक के समान ही होती है। चौथा जो अंतर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में यह है कि लैंगिक जनन में जो संतति बनते हैं उनमें आनुवांशिक रूप से भिन्नता होती है, आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है। ये अपने जनक माता पिता से थोड़ा भिन्न होते हैं, जबकि ये जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, जिसको हम क्लोन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है इसमें दो पेरेंट भाग लेते हैं और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन दोनों के कारण से ये विभिन्नताएं विकसित होती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं विकसित होती हैं। पांचवा दोनों में अंतर यह है कि लैंगिक जनन में युग्मक संलयन पाया जाता है। युग्मक संलयन का तात्पर्य यह है कि ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, ये दोनों आपस में मिल करके ये जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमेट या इसको स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं, जिस क्रिया को
फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये दोनों मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं जो बाद में चल के भ्रूण बनाता है। लेकिन इसमें ये युग्मक बनते ही नहीं है, तो युग्मक संलयन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट दो इसमें जरूरत ही नहीं है तो युग्मक संलयन भी नहीं होता है। दोनों में जो अंतर एक और है कि लैंगिक जनन जो होता है यह एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि यह एक सरल प्रक्रिया है। इसलिए कि लैंगिक जनन में लैंगिक अंग बनते हैं, युग्मकों का विकास होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है, जबकि इसमें सीधे सीधे पत्ती, जड़ या तना से संतति का निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है, जबकि लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें एक और अंतर यह है कि जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन से नई प्रजाति का विकास होता है। इससे विभिन्नताओं के कारण धीरे धीरे करके कई पीढ़ियों बाद एक नई प्रजाति बन सकती है, नई जाति का विकास हो सकता है। लेकिन ये जो अलैंगिक जनन है इसमें नई प्रजाति का निर्माण नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में काफ़ी विभिन्नताएं हैं।